हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कोविड-19 ने हमारे आईटी सेक्टर को और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को किस तरीके से इम्पैक्ट करा है। क्या एक साल के अंदर सिनेरियो रहने वाले हैं और क्या सर्वेज कहते हैं हमारी जॉब्स वगैरह के बारे में, सैलरी वगैरह के बारे में। ठीक है, सो आपको मैं बता देता हूँ, जो भी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ वो या तो मैंने न्यूज़ की वेबसाइट से लिया है और ऑथेंटिक से, ऐसा नहीं कि किसी भी मैंने ऐसे ही छोटी मोटी वेबसाइट से ले लिया हो। मनी कंट्रोल हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इकोनॉमिक्स टाइम हो, ऐसी वेबसाइट से लिए हैं या फिर मैंने नेस्कॉम की साइट से लिए हैं, क्योंकि नेस्कॉम हमारी आईटी इंडस्ट्री को डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करता है। बिकॉज हमारी बहुत सी कंपनीज जो CMM लेवल 5 या 4 हैं वो सारी की सारी नेस्कॉम से ही इंस्ट्रक्शन लेती हैं, चाहे वो सैलरी का स्ट्रक्चर हो, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रखना है, चाहे वो रिवेन्यू के लिए हो, सब कुछ वो नेस्कॉम के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, नेस्कॉम उनको बहुत सारे सर्विस करके देता है। राइट, सो ये इस वीडियो के पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि करंटली इम्पैक्ट क्या है हमारी आईटी सेक्टर के ऊपर कोविड-19 का। ठीक है, जॉब्स के ऊपर क्या है, काम के ऊपर क्या है। देन हम देखने वाले हैं कि दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो कुछ हार्डवेयर्स का हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे वो कार्स बिजनेस हो, किस तरीके से उनको इम्पैक्ट कर रखा है, वो चीज़ें देखने वाले हैं। सैलरी इशू क्या रहने वाला है कोविड के बाद में, कोविड के साथ में। ये मोस्टली आईटी सेक्टर और जो नॉन आईटी सेक्टर सबके साथ ही है, बट हम स्टिल जो डिस्कस करेंगे वो आईटी सेक्टर का ही डिस्कस करेंगे। जॉब्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब कोविड-19 का खत्म हो जाएगा उसके बाद में। फ्रेशर्स के साथ में क्या इशू है और हम फ्यूचर में किस तरीके से रेडी हो सकते हैं कोविड-19 के बाद में अगर जॉब्स के अंदर रिसेशन आता है तो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर हो, किसी हार्डवेयर सेक्टर में, सिविल सेक्टर में, मैकेनिकल सेक्टर में नहीं हो, आईटी सेक्टर के अंदर हो, तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन करता हूँ कि आप बहुत बड़े रिसेशन से बच जाओगे। ठीक है, अब आपको बताता हूँ इस स्लाइड के अंदर बहुत सारे सिनेरियो। 2019 का जो हमारा आईटी सेक्टर का रिवेन्यू था वो $180 बिलियन था। ठीक है, जिसमें से जो 170 बिलियन था वो इंटरनेशनल था। इंटरनेशनल मीन्स कि वो दूसरी कंट्रीज से आया था, और 43 बिलियन वो हमारा डोमेस्टिक था, यानी कि हमारे इंडिया की खुद की जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी एयरटेल के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, कोई कंपनी अशोका के लिए, कोई कंपनी मारुति सुजुकी के लिए। वो कंपनीज तो दूसरी हैं बट हम उनको सर्विस देते हैं, आईटी वाले उनके लिए सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। तो 130 बिलियन डॉलर्स जो हमारा डोमेस्टिक रेवेन्यू था। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जी, आईटी इंडस्ट्री हमारी टोटली डिपेंड करती है यूके, यूएस, इटली, जर्मन, ऐसी कंट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि जो हमारा 170 आप देख सकते हो तो ये हमारी इंटरनेशनल है, तो 43 तो कुछ है ही नहीं इसके सामने। इसका 1/3 कह सकते हो, 1/4 कह सकते हो, बट इतना नहीं है। ठीक है, सो हमारा उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो कंट्रीज़ ओपन होती हैं तो हमारा आईटी इंडस्ट्री चलेगा। इंडिया बंद है या ओपन है इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया के अंदर जो आईटी इंडस्ट्री होती है ना, उसको कुछ मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री वगैरह के अंदर नहीं जाना पड़ता, वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, और बहुत से लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम ही तो होता है। तो आईटी इंडस्ट्री सबसे इजीली वर्क फ्रॉम होम कर सकती है, तो उसके ऊपर ज़्यादा कोविड का ऑफिस जाने के लिए बर्डन नहीं है। ठीक है, तो अगर इंडिया बंद होता है तो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर दूसरी कंट्रीज़ यूके और यूएस बंद रहता है, यूरोप बंद रहता है, तो हमारी कंट्री के हमारे आईटी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट रहने वाला है, और वो धीरे धीरे खुल भी रहे हैं। ठीक है, सो सेकंड चीज़ मैं बता देता हूँ कि आईटी सेक्टर के अंदर मेजर कट ऑफ नहीं जाने वाला है जॉब्स के अंदर। इवन दूसरी जो रिटेल है, या फिर आप कह सकते हो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म है, और हार्डवेयर इंडस्ट्री के ऊपर, इनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। छोटे छोटे इम्पैक्ट्स दिखने को मिले हैं अभी तक, ज़्यादा नहीं। जैसे कि जो मेरे सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है वो IBM ने बोला है कि वो कुछ थाउजेंड्स लेआउट करेंगे इंडिया के अंदर, कुछ हंड्रेड्स लेआउट करेंगे। सो उन्होंने एग्जैक्ट ये भी नहीं बताया कि कितना, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि 500 जस्ट इम्प्लॉयज़ को वो मैक्सिमम ले आउट करेंगे। तो ये है सबसे बड़ा इम्पैक्ट। अदरवाइज दूसरा एक कैल्टन ने 100 इम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करा है ऑल इंडिया के अंदर, सो वो मुझे दूसरा दिखा। अदरवाइज इसके अलावा कुछ 5 या 10 इम्प्लॉयज़ को निकाला हो हर कंपनी ने, सो हो सकता है अदरवाइज कोई बड़ा इम्पैक्ट अब तक देखने को नहीं मिला है। बट जो मोस्टली बड़ी कंपनी है हमारी, जो बड़े जाइंट्स जैसे IT, TCS कह सकते हो, टेक महिंद्रा कह सकते हो, इन्फोसिस, विप्रो, इन्होंने सैलरी के अंदर हाइक नहीं दी है। इवन मेरी करंट कंपनी ने भी सैलरी हाइक नहीं दी है, बट अभी तक कोई जॉब से किसी को नहीं निकाला है, कोविड की वजह से एटलीस्ट। ऑलराइट, देन आपको मैं बता देता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा माना जाता है कि 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ जॉब लूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जॉब लूज़ करी ही नहीं है, बट आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही कोविड में भी खत्म होता है, तो अभी रिसेशन 1 साल तक चलता रहेगा, एटलीस्ट 1 साल तक मैं कह रहा हूँ। वैसे तो काफ़ी लंबा चलता है, बट 1 साल तक इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। तो धीरे धीरे 1-2 महीने बाद में जैसे ही कंपनी के पास काम कम होगा या फिर ख़त्म होगा, तो वो जॉब
के अंदर कट ऑफ करना शुरू कर देंगे। ऑलराइट, सो आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि अब तक करंट सिनेरियो क्या है। देखो, रिटेल और एफएमसीजी सेक्टर के अंदर 43% जॉब्स जाने वाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सी वेबसाइट कह रही हैं, बहुत से सर्वे कह रहे हैं, ठीक है। ये कितना सही है कितना नहीं है हम ये इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी अच्छी साइट है। बट जो मैंने जो डाटा लिया है वो मैंने मनी कंट्रोल जैसी साइट से, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स से, ऐसी न्यूज़ साइट से डाटा लिया है। हॉस्पिटैलिटी आप कह सकते हो, फॉर एग्जांपल पीजी एंड द रेंटल थिंग्स, और टूर एंड ट्रैवलर्स, एविएशन कह सकते हो कि जहाज़ वगैरह के अंदर। ऑलराइट, सो उसके अंदर 48, रियल स्टेट के अंदर 39, बिकॉज अभी फिर अगर चाहे हमारी आईटी के अंदर जॉब्स ना जाएं बट स्टिल हम लोग पैसा बचाना शुरू करेंगे तो नए घर वगैरह लोग नहीं लेने वाले हैं। पावर सेक्टर के अंदर जॉब जान, क्योंकि अगर फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी सो ऑब्वियसली पावर सेक्टर के अंदर भी जॉब जाएंगी ही जाएंगी। ऑलराइट, क्योंकि पावर सेक्टर डायरेक्टली उन्हीं से इम्पैक्ट होता है तो उसके अंदर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जिम, स्पा, सैलून सबसे ज़्यादा हिट करने वाले हैं। बट आप ये कह सकते हो कि ये मल्टीनेशनल जाइंट्स नहीं होते हैं। जो जिप स्पा एंड सैलून्स होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम 50 to 60 बंदे ही काम करते हैं एक के अंदर, वो मैंने मैक्स टू मैक्स बताया है, ठीक है। सो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जॉब लॉस का इम्पोर्ट का इफेक्ट जाने वाला है। अगर आईटी इंडस्ट्री के अंदर बात करें, मैं आपको बताता हूँ, तो केवल 6% ही आप कह सकते हो कि ले ऑफ होने वाला है। इंडिया के अंदर अराउंड 45 to 50 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अंदर से अराउंड आप कह सकते हो कि 1.5 लाख ही ले ऑफ होने वाला है। तो इतना ही, मैक्स टू मैक्स 6% ले ऑफ हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता, ऐसा नेस्कॉम का कहना है। और जो भी ले ऑफ होने वाला है, जो 15 ईयर एक्सपीरियंस प्लस है ना, उनके ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट होने वाला है। रीज़न बीइंग क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलरी उठाते हैं। बहुत ज़्यादा सैलरी उठाने की वजह से कंपनीज चाहती हैं कि अगर मैं एक सीनियर को निकालता हूँ तो मैं मेरे 10-12 जूनियर्स को बचा सकता हूँ। ऑलराइट, तो इसी वजह से तो ये जो सबसे ज़्यादा जो जॉब जाने वालों 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस वालों की जॉब जाने वाली है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि सैलरी इशू रहने क्या वाला है। देखो, अभी जैसे मैंने बताया कि अभी जो 1 साल है, इस साल के लिए तो कोई हाइक है ही नहीं सैलरीज़ के लिए आईटी इंडस्ट्री के अंदर और दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी। बट मैं आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। इवन मेरी कंपनी, मैंने कुछ कलीग से भी पूछा जो मेरी पुरानी कंपनीज़ के अंदर कलीग थे, और बहुत सारे और लोगों से भी जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे भी पूछा, तो बहुत ही कम कंपनी के अंदर है कि हाइक हुआ है, या तो 1 या 2% हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ है। यूजुअली आप कह सकते हो कि 8 to 10% हाइक होता ही होता है इंडिया के अंदर, बट इस बार वो ऐसा देखने को नहीं मिला, बहुत ही कम देखने को मिला, ठीक है। जब आप न्यू जॉब्स देखते हो तो ऐसा होता है कि जैसे कि आप कोई जॉब चेंज करते हो तो 30 to 40% इंक्रीमेंट आप उनसे डिमांड करते हो। बट अब ऐसा नहीं होने वाला, आप 10 to 12% भी जॉब इंक्रीमेंट मिल जा रहा है आपको नई जॉब के अंदर, तो एक बड़ी बात होगी। देन आपको मैं बता देता हूँ, कुछ कंपनी सैलरी का एक कंप्लीट मंथ का टेम्प्रेरी कट आउट भी कर सकती हैं। लेट्स से कि वो कह दें कि हम आपको जॉब से नहीं निकाल रहे हैं, बट आपको हम अभी 2 महीने की सैलरी नहीं देंगे, या फिर जब तक आपके पास काम नहीं आता तब तक सैलरी नहीं देंगे, और मे बी वो खाली आपको बेसिक सैलरी दें, एक्स्ट्रा अलाउंस आपको ना दें। कुछ इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि जॉब सेव करने के लिए सैलरी के अंदर डायरेक्ट डिक्रीमेंट कर दें 2-4% की, हम आपको सैलरी इतनी नहीं दे सकते हैं, कम देंगे। वो परमानेंट और टेम्प्रेरी दोनों हो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी ही है 1-2 कंपनीज़ के अंदर। ऑलराइट, सो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब भी बढ़ जाएंगी, बिकॉज जैसे कि अगर अभी आपको करंटली कंपनी से निकालता है तो उसको 2 या 3 महीने की सैलरी उसको देनी पड़ती है। लेट्स से कि अगर कोई कंपनी निकालती है अपने 10 एम्प्लॉयज़ को, तो वो उनको बोलेगी कि हम आपको 2 या 3 मंथ्स की सैलरी देंगे और तब तक आप जॉब देख लो, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो उसकी वजह अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती हैं तो आपको या तो 1 महीने की सैलरी देनी पड़ती है, या फिर आप इमीडिएटली भी उनको टर्मिनेट कर सकते हो। तो कोविड के बाद में ये चीज़ें बहुत होने वाली हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब ज़्यादा चलने वाली हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो अभी करंट सिनेरियो है, सो जिनकी जॉब्स लूज़ कर चुके हैं जो लोग, जो जॉब्स में भी वो आने वाले टाइम के अंदर अगर वो जॉब्स 2-3 महीने तक नहीं वापस मिल पाते, ऑब्वियसली जॉब्स बहुत ही कम चांस है मिलने के, तो वो शायद कम सैलरी के ऊपर भी काम करना शुरू कर सकते हैं। बिकॉज आईटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो कम होगी ही, तो हो सकता है कि कम सैलरी के ऊपर भी वो ज्वाइन करें। जिनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, लेट्स से कोई 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, इसको 20 लाख सैलरी पैकेज है, तो वो हो सकता है कि 19 या 18 के ऊपर भी काम करे, दैट्स ओके। राइट, सो उसके बाद में जॉब्स का एक्चुअली होने क्या वाला है, 1 साल तक मैं बता देता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं आने वाले हैं। स्टिल जॉब्स हैं मार्केट के अंदर, मेरे पास भी 1-2 कॉल्स आती हैं, आपके पास भी आती होंगी, बट वो बहुत चूज़ी हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा चूज़ करते हैं जॉब्स के लिए। इंटरव्यू का थोड़ा स्ट्रक्चर उन्हें हार्ड कर दिया है। और वैसे भी अगर आप Naukri.com वगैरह जस्ट आप विजिट करोगे कि कितनी ओपनिंग है अभी, तो आप देखो कि बहुत ही कम नई ओपनिंग आ रही हैं। बहुत ही, आप अगर लेट से आप कहते थे कि पहले 100 ओपनिंग आती, तो अब आप 10 ओपनिंग्स ही नहीं आ रही हैं,
ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप कह रहे हो कि जॉब लूज हो रही हैं, लोग निकाल रहे हैं, तो हायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक टेक्नोलॉजी के अंदर उनके पास नया प्रोजेक्ट आ गया हो, तो उसके लिए उनके पास एम्प्लॉय नहीं हो, उनको हायर करने पड़ रहे हो, बट जिन टेक्नोलॉजी में उनके पास एम्प्लॉय हैं, सो उनके अंदर अभी प्रोजेक्ट नहीं है, तो उनके लिए वो जॉब से कट ऑफ कर रहे हैं। ऑलराइट, सो अब इंडस्ट्रीज एक्चुअली फुल स्टैक डेवलपर्स को देखना शुरू कर देंगी यूजली। जैसे कि पहले हम देखते थे, फॉर मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो खाली जावा डेवलपर होते थे, बट अब दे डिमांड कि जावा प्लस एंगुलर, जावा प्लस रिएक्ट, या फिर जावा प्लस डेटाबेस के अंदर चाहेंगे वो। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो हमारे एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर कोई एम्प्लॉय होते तो एसक्यूएल प्लस नॉन एसक्यूएल, यानी कि मोंगो प्लस माई एसक्यूएल, ऐसी चीज़ें कभी कम्बिनेशन वो देखना शुरू करेंगे। सीएसएस के साथ साथ वो चाहेंगे कि रिएक्ट के अंदर भी काम करे, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी काम करे। और अगर आप खाली यूएक्स देखते हो तो यूएक्स प्लस यूआई, इन दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन होगा। तो ऐसी चीज़ें अब मार्केट के अंदर ज़्यादा डिमांड आएंगी। सो मे बी अगर छोटी कंपनीज हैं, स्टार्टअप हैं, सो मे बी आपको वो पुश करेंगी कि थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा टाइम दो उनको, बिकॉज वो आपको बोलेंगे कि नहीं, मार्केट में पैसा नहीं है, जॉब्स नहीं है, हम नए बंदे हायर नहीं कर सकते हैं। अगर नए बंदे हायर करेंगे तो आपकी जॉब के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है। डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बट इनडायरेक्टली बोलेंगे, तो वो थोड़ा बहुत पुश कर सकते हैं। अगर आप 8 आवर्स डेली काम करते हो, तो मे बी आपको अब 9 और 8:30 आवर्स 30 मिनट्स प्लस 1 आवर एक्स्ट्रा काम भी करना पड़े, ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। और मे बी कुछ कंपनीज कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी 2-3 महीने काम नहीं था, तो मे बी सैटरडे को भी ऑफ अभी के लिए बंद कर दें कुछ कंपनीज में भी। राइट, तो जो मिड लेवल होगा उसके ऊपर एक्सपीरियंस प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाएंगी, क्योंकि जो अभी हाई लेवल एक्सपीरियंस है तो उनको अभी के लिए वो अवॉइड करेंगे कि वो ज्वाइन ना करवाएं नए बंदों को, और जो अपने मिड लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को पुश करेंगे हाई लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। राइट, देन अब फ्रेशर्स के साथ क्या इशू आने वाला है? सो आई थिंक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो फ्रेशर्स को आने वाली है। हर साल आईटी इंडस्ट्री बहुत सारे न्यू फ्रेशर्स को ज्वाइनिंग करवाती है, बट इस बार के लिए प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि एक तो उनके इंटरव्यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। एक्सपीरियंस बंदे का ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है, बट फ्रेशर्स का ऑनलाइन इंटरव्यू करना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग ये कि जब आप एक फ्रेशर्स को जॉब देते हो, तो अराउंड उनको 3 to 6 मंथ तक उनको ट्रेनिंग करवाते हो। इवन एटलीस्ट जो एमएनसीज हैं या फिर बड़ी लेवल की कंपनियां हैं जिनकी स्ट्रेंथ 500 से ज़्यादा है, तो वो करवाती है ट्रेनिंग। छोटी कंपनियां ट्रेनिंग नहीं करवाती हैं, आई नो, बट जो एमएनसीज हैं वो ट्रेनिंग करवाती हैं। सो वो अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे कि हम फ्रेशर्स के ऊपर हम 6 मंथ ट्रेनिंग दें। वो यही चाहेंगे कि जो हमारे करंटली एम्प्लॉय हैं इनको हम ना निकालें, इनको ही हाइक ना दें, बट यही हमारे रहें इसीलिए। अदरवाइज पहले क्या होता था कि अगर एम्प्लॉयज़ जा भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम फ्रेशर्स को हायर कर लेंगे। तो इस बार उनकी जॉब सेव करने के लिए कंपनीज उनको रोकेगी, बट हाइक नहीं देगी, और एम्प्लॉयज़ रुकेंगे भी क्योंकि वो नहीं जाने वाले, इस बार वो जॉब्स चेंज नहीं करेंगे। इनिशियल सैलरी, जो इनिशियल पैकेज होता था इंडिया के अंदर अराउंड 3 to 4 लाख होता था, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये पैकेज देती थी। बट अब क्या होने वाला है, अब जो पैकेज है वो मे बी 2.4 लाख के आसपास रहने वाला है इनिशियल पैकेज, अगर कोई फ्रेशर्स को हायर करता है तो। क्योंकि फ्रेशर्स के लिए अब ट्रेनिंग वगैरह देना मुश्किल है, दैट्स वाई। तो ये थोड़ा सैलरी स्ट्रक्चर में भी चेंज होने वाला है। राइट, सो ट्रेनीज़ को निकालना बहुत ईजी होता है। अगर लेट्स से कि किसी ने जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर ज्वाइन कर लिया था, ऑल राइट, और वो भी ट्रेनिंग के अंदर हैं, और वो आप ये कह सकते हो कि वो नॉन परमानेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो किसी तरीके से भी हो, वो परमानेंट नहीं हुए हैं, तो उनको, उनके लिए जॉब का रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि उनको ईजिली निकाला जा सकता है विद इन अ शॉर्ट नोटिस पीरियड, और मे बी इमीडिएटली उनको टर्मिनेट करा जा सकता है। बट परमानेंट एम्प्लॉय के साथ ऐसा नहीं कर सकते, उनको एटलीस्ट 2 या 3 मंथ्स की सैलरी उनको देनी पड़ेगी। ऑल राइट, सो पहले क्या होता था कि जो फ्रेशर्स होते थे उनको अर्जेंट बेसिस की जॉब के लिए भी हायर कर लेते थे कि 1-2 महीने की ट्रेनिंग दे देंगे और उनको हायर कर लेते हैं। बट अब कंपनी रिस्क नहीं लेंगी, जो अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट्स आएंगी उनके लिए अपने ही जो एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हीं को वो दूसरी टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, या फिर उन्हीं को वो चेंज करेंगे कि उन्हीं को बोलेंगे कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम करो या फिर कैसे भी करो, बट उसके लिए फ्रेशर्स को हायर नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेशर्स को रेडी करने में टाइम लगता है, और परमानेंट जॉब के और अर्जेंट रिक्वायरमेंट के लिए वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। राइट, सो अब फाइनल चीज़ ये आती है कि हम हमारी जॉब्स को सेव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो 3 कैटेगरी आती हैं हमारे पास अभी कोविड के अंदर। एक जिनके पास जॉब नहीं है, दूसरी जो हाई रिस्क के अंदर है, तीसरी जो लो रिस्क के अंदर। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी एम्प्लॉय है वो 0 रिस्क के अंदर है, वो लो रिस्क मैं कह सकता हूँ उसको, बट मैं ग्रे जोन में रख सकता हूँ, बट मैं ग्रीन जोन में भी के लिए किसी को नहीं रख सकता। ठीक है, सो देखिए
अभी के लिए क्या होने वाला है कि अब कंपनीज डिमांड करेंगी कि एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती हो बंदे को, जैसे कि फ्रंट एंड प्लस बैक एंड आती हो, सर्वर साइड प्लस डेटाबेस आता हो। फ्रंट एंड प्लस बैक एंड से मतलब है कि फुल स्टैक डेवलपर। सर्वर साइड डेटाबेस लेट से जावा आती है आपको, तो वो डिमांड करेंगे आपको डेटाबेस भी आता हो। यूएक्स प्लस यूएस का कम्बिनेशन बन सकता है। तो ऐसे अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो बैक एंड सीखने की कोशिश करिए। सर्वर साइड लैंग्वेज जैसे कि जावा, नोड वगैरह आते हैं तो आप मोंगो या फिर माइस्क्यूएल या फिर एसक्यूएल सर्वर जैसी चीज़ें सीख सकते हो। अगर आपको यूआई आता है, फॉर एग्जांपल आप सीएसएस वगैरह के अंदर डिज़ाइनिंग में काम करते हो तो फोटोशॉप वगैरह भी सीख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो टेक्नोलॉजी होगी, आपका जो तो आप मल्टी टैलेंटेड भी कह सकते हो आप, राइट, कि मल्टी टैलेंटेड हो जाओगे, या फिर आपके लिए ये स्किल इन्हांसमेंट हो जाएंगी और आप मोर सेफ फील करोगे। ठीक है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहिए। कि अगर थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है तो आपको दिखाना होगा कि ठीक है मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और मुझे कोई और रिप्लेस करने वाला नहीं है। एटलीस्ट आपको ये थोड़ा दिखाना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि देखिए, अब आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो बहुत से लोग होते हैं वो आते हैं कि शायद मूवीज़ वगैरह देखने भी जाते हैं वीकेंड के ऊपर, और जिम के अंदर भी डेली टाइम देते हैं। ऑलराइट, सो वो टाइम अगर आप चाहो तो न्यू टेक्नोलॉजी सीखने के अंदर लगा सकते हो। अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि आप वीक हो तो उसी को आप अपग्रेड करो। अगर आपकी एक चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो आप दूसरी चीज़ को कैच कर सकते हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपको रिएक्ट आता है तो आप एंगुलर सीख सकते हो। अगर आपको रिएक्ट आकर लगता है कि थोड़े वीक हो तो आप रिएक्ट को ही अपग्रेड कर सकते हो। राइट, सो अगर आपको ये लग रहा है कि आप कंपनी के अंदर रिस्क के ऊपर हो तो प्लीज़ आप इमीडिएटली अपने आप को खुद को अपग्रेड करो, पढ़ना शुरू करो। और अगर आपको लग रहा है कि स्टिल मैं उसके अंदर स्टक हूँ, आप में स्ट्रॉन्ग स्किल, आपकी स्किल स्ट्रॉन्ग है बट काम ही नहीं है, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अच्छी कंपनी के लिए अभी से ट्राई करना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप एक बार जॉब से निकाल दे जाओगे तो आपके पास मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और तब चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। और मैं रिकमेंड करूँगा फ्रेशर्स को, या फिर आप 2-3 साल एक्सपीरियंस वाले हो तो, या फिर ये तो किसी के लिए भी है, बट फ्रेशर्स इजीली ज्वाइन कर लेते हैं स्टार्टअप को, और 1-2 साल एक्सपीरियंस के अंदर होते हैं वो इजीली ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि स्मॉल कैप कंपनीज और स्टार्टअप को ज्वाइन मत करो। अगर आपके पास अच्छी कंपनी है और पैसा थोड़ा 2-4% कम दे रही है तो स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूँगा मिड लेवल और हाई लेवल यानी कि एमएनसीज वगैरह को ज्वाइन करो। छोटी कंपनीज के अंदर बहुत रिस्क रहता है और अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो अभी सैलरी के लिए आप कम देखिएगा, पैकेज के हिसाब से मत देखिएगा, आप जॉब की सिक्योरिटी ज़्यादा देखिएगा। सो ये था ऑल अबाउट माई you can say that kind of survey, because I just search out around the 20 to 30 websites and many blogs. So अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और रिकमेंड करिएगा। और मैंने माइक भी चेंज करा है, आपको पिछली वीडियो से इस वीडियो के अंदर जो माइक की साउंड क्वालिटी है उसमें चेंज मिलेगा, तो उसके लिए मुझे कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।